Hello students, welcome to Forbes Academy. Today we are going to start a new class 9th advanced mathematics syllabus with the very first chapter set theory. ठीक है, आज हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जब आप नेट पे सर्च करोगे कि क्लास 9 का जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स सिलेबस पब्लिश किया है सीबीएसई ने, उसमें कौन कौन सा सिलेबस है, तो उसमें आपको सेट थ्योरी देखने को मिलेगा, लॉगरिथम देखने को मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेट्रिक्स देखने को मिलेगा एंड एक्सप्लोरिंग मोर प्रोग्रेशन जैसे चैप्टर्स को देखने को मिलेगा जो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए सीबीएसई ने ये स्टेप उठाया है, जिसमें और ये जो है बिल्कुल ऑप्शनल है। जो बच्चा पढ़ना चाहे, जो बच्चा आगे नीट के, जो आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहता है, जो मैथ साइड से हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहता है, उसके फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो ये जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेट थ्योरी, है ना, जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। सेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो पर्सन आपको देख रहे दिखाई दे रहे होंगे, ये है जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, हाँ, इनकी स्पेलिंग ई नहीं है लास्ट में, जी है जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, इन्हें जॉर्ज कैंटोर, इन्हें कंसीडर किया जाता है सेट थ्योरी के फाउंडर के रूप में। बात समझ आ गई आपको? तो आज हम पढ़ते हैं कि सेट थ्योरी क्या होती है। तो ये जो आपको डेफिनेशन दिख रहा है ना, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है कि सेट को कलेक्शन बोला जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब अगर हमें किसी चीज का सेट बनाने को, इस किसी चीज के कलेक्शन को करने के लिए बोला गया है, तो जिस कलेक्शन को करने के लिए बोला गया उस कलेक्शन को करने के लिए हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना करनी पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का एक कलेक्शन बनाओ, तो आप झट से बनाओगे ए सर, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को बनाने के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आपने तुरंत इसको बना दिया, तो इसी को बोलते हैं सेट। ठीक है, और कलेक्शन में लिखने वाले सभी चीजों को, है ना, कलेक्शन में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स उस सेट का, जिस सेट के बारे में बनाने के लिए हमें बताया गया है। ठीक है, तो अ कलेक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। ठीक है, जब कलेक्शन तभी वेल डिफाइंड होता है इफ देयर इज नो कंफ्यूजन इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। ठीक है, कलेक्शन को हम तभी वेल डिफाइंड बोलेंगे जब हमें कलेक्शन को डिसाइड करने के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, जैसे द थ्री बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि अगर मैं तीन बेस्ट स्टूडेंट, क्लास के तीन बेस्ट स्टूडेंट का सेट बनाने के लिए आपसे बोलूं, तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है। कोई बच्चा सोचेगा कि बेस्ट पढ़ाई में, कोई बच्चा सोचेगा बेस्ट स्पोर्ट्स में, कोई बच्चा सोचेगा बेस्ट एथलीट्स में। ठीक है, तो ये जो टर्म बेस्ट है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होती है। कोई किसी में बेस्ट होता है, कोई किसी में बेस्ट होता है, तो इसका हम सेट नहीं बना सकते। कुछ एग्जांपल है सेट के, जैसे अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कॉन्टेस्ट। तो क्विज कॉन्टेस्ट की में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्लेयर्स का हम सेट बना सकते हैं। हाँ सर, राहुल ने किया, कीर्ति ने किया, सोनम ने किया एंड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, एक क्विज कॉन्टेस्ट का क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। जैसे अ सेट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ खो खो मैच, खो खो मैच में पार्टिसिपेट करने वाली गर्ल्स का एक सेट बनाओ। हम सभी लिस्ट कर सकते हैं जितनी भी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, और देखो, collection of three most interesting book is not a set as different books may interest different students। अगर कोई आपसे बोले कि थ्री मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक का कलेक्शन बताओ, तो अलग अलग बुक, अलग अलग स्टूडेंट जो है अलग अलग कलेक्शन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक उसके लिए अलग अलग तरीके की मीनिंग होती है। बात समझ आ रही है आपको? तो इसका सेट नहीं बन सकता, इसका सेट नहीं बन सकता, लेकिन इन दोनों का सेट बना सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इससे कुछ एग्जाम्पल है सेट के, कि सेट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी सेट को, सेट इज ऑलवेज
डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर एंड एटसेट्रा। बात समझ आ गई। और साथ ही साथ किसी भी सेट को हमेशा हमें ब्रेसेस में रखना है, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर हमें रखना है। और इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट या मेंबर, जैसे मैंने अभी बताया, सेट में जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम उस सेट का एलिमेंट या उस सेट का मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम रखेंगे उसको हमेशा हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे लिख दूं 1 2 3 4 5, ये दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे लिखूं 1 2 3 4 एंड ब्रेसेस, ये सेट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेट के एलिमेंट्स ब्रेसेस के अंदर होने चाहिए, साथ ही साथ दे आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो कॉमा से एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। बात समझ आ गई? आई होप आपको बात समझ आई होगी। पहला क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स का सेट देखो, इन्होंने कैपिटल लेटर से बनाया, साथ ही इज इक्वल टू का साइन लगा करके ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वॉवेल्स का हम सेट बना सकते हैं। अगर हम बात करें सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स भी हम बना सकते हैं, b, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ब्रैकेट हमने बंद कर दी। थर्ड में सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से नीचे, है ना, 20 से छोटे प्राइम नंबर का एक सेट बनाओ, ये हमने बना दिया, ठीक है। सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, ठीक है, वीक के डे का सेट बनाओ, हमने बना दिया, ठीक है। सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज, उन मंथ्स का सेट बनाओ जिनके अंदर 30 डेज होते हैं, हमने बना दिया सर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नंबर 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, हमने बना दिया सर। तो ये सारी चीजों का सेट पॉसिबल है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जिनका सेट हम नहीं बना सकते, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलेक्शन नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्यूटीफुल जो है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थिंकिंग होती है ना। कोई जैसे एक कहावत है ना कि देखने वालों के आंखों में सुंदरता होती है, ठीक है। है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज, है ना। ब्यूटीफुल मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्यूटीफुल फ्लावर का एक कलेक्शन बताओ, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। किसी को लोटस अच्छा लगता है, किसी को रोज अच्छा लगता है, किसी को लिली अच्छा लगता है, किसी को डेजी अच्छा लगता है, किसी को डेफोडिल अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को रफलेसिया अच्छा लगता है, किसी को सनफ्लावर अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होगा लोगों का, तो इसका सेट पॉसिबल नहीं है। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, फिर वही बात, ठीक है। इंटेलिजेंट इज सब्जेक्टिव, इंटेलिजेंट इज सब्जेक्टिव, वो किसी भी चीज में इंटेलिजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो हम इसका हम सेट नहीं बना सकते। थर्ड का हम देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल इन इंडिया, ठीक है। टॉल इज नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड, टॉल जो है प्रिसाइसली डिफाइंड नहीं है ना। हाइट जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। हमने 1.73 मीटर लिखा, अगले ही समय आ गया 1.734 मीटर किसी की हाइट है, अगले ही दिन आ गया 1.712 मीटर हाइट है। तो ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम किसी टॉल पर्सन को का सेट नहीं बना सकते, ठीक है। आप देख रहे हो कि क्वालिटी का सेट, है ना, जब आपने इतने सारे एग्जांपल देखे, तो हम किसी भी चीज के क्वालिटी का सेट नहीं बना पा रहे हैं, है ना। जब क्वालिटी जैसा टर्म आ गया तो उसमें हम सेट नहीं बना पा रहे हैं, आप अगर ध्यान दे रहे होगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ डिलीशियस फूड, ठीक है। फूड है ना, डिलीशियस फूड का कलेक्शन बताओ। तो ये डिलीशियस जो वर्ड है वो पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है, हर किसी को हर चीज डिलीशियस नहीं लगती, स्पेसिफिक चीजें डिलीशियस लगती है, तो इसका भी सेट नहीं बन सकता। 5 की बात करें तो कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव कार्स, ठीक है। एक्सपेंसिव हैज नो फिक्स्ड वैल्यू अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। एक्सपेंसिव का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। एक्सपेंसिव भाई,
किसी को 2 लाख की कार भी एक्सपेंसिव लग रही है, किसी को 15 लाख की कार भी एक्सपेंसिव लग रही है, जो ज्यादा रिच है उन्हें 35 करोड़ की कार एक्सपेंसिव लग रही है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि हर किसी को कैसी क्या लग रही है ना। कोई कहेगा नहीं भाई हमारे लिए तो वैगनार काफी एक्सपेंसिव कार है, कहेगा नहीं कोई हमारे लिए तो फॉर्च्यूनर बहुत एक्सपेंसिव कार है, कोई कहेगा नहीं हमारे लिए तो लैम्बोर्गिनी बहुत एक्सपेंसिव कार है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे चीजों का सेट नहीं बन सकता, क्वालिटी का सेट नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज, जैसा मैंने बताया गुड मूवीज का कलेक्शन, तो गुड जो है वो पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है। बात समझ आ गई? तो इन सब का अगर हम सेट बनाने जाएंगे, देर इज अ कंफ्यूजन टू डिसाइडिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कलेक्शन। ठीक है, इसमें किसी भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसी चीजों का कलेक्शन नहीं बन पाता। आप परेशान मत होइए, इस जो पीपीटी का पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट के रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है सर? रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी चीज को, किसी भी सेट के कलेक्शन को हम लिस्ट करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है method of writing a set is to list all the element of the set within braces separated by commas। जैसा मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म जो है ब्रेसेस के अंदर लिस्टिंग के साथ होता है और इसे जो है कॉमा के साथ एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉवेल वाला, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 5। अगर मैं आपसे बोल दूं कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन है ना, अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 के पहले 5 मल्टीपल्स का कलेक्शन बताओ, सेट बताओ। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? 5, 10, 15, 20, सर बन गया सेट, है ना। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम कलेक्शन को लिस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स को, सेट के मेंबर्स, सेट के एलिमेंट्स को लिस्टेड फॉर्म में लिखते हैं और उन्हें हम कॉमा से सेपरेटेड करते हैं और ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछले बताया सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल वी, कैपिटल एम, कैपिटल ए, कैपिटल बी, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो बट हालांकि कैपिटल होना चाहिए। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म, इस मेथड को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। किस मेथड को? रोस्टर फॉर्म को, जो अभी हमने पढ़ा है ना, एलिमेंट्स को लिस्टेड फॉर्म में लिखने को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में भी कहते हैं ना, जो टेबल के फॉर्म में जब हम कलेक्शन एलिमेंट्स को, मेंबर्स को लिखते हैं सेट के, उसे रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। द फैक्ट दैट ई इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट वी, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो आप ई देख रहे हो, ई जो है ये सेट वी का एक एलिमेंट है, बिल्कुल सर, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ये जो आप साइन देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, सिंबल दिस मीन्स बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। अगर कोई एलिमेंट या कोई मेंबर उस सेट का नहीं है और हमें ये डिनोट करना है, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं पी, पी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट वी, है ना, जो P है वो V सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगा करके उसे कट करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है जो C है वो V में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो C इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट V। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। बात समझ आ रही है आपको? चलो हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक सेट मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, ब्रेसेस के अंदर रख दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ, ये जो 2 है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है? जी सर कर रहा है, तो हम इसको बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। 6 भी ए में बिलोंग कर रहा है, हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे।
क्या 15 कर रहा नहीं कर रहा, तो हम 15 बिलोंग्स टू का साइन बना के उसे कट करेंगे। क्या √2 कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगा के उसे कट करेंगे। तो इस तरीके से हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाकर हम बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम। लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इन्हें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, इसमें हम 5 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो W हमने सेट का नाम दे दिया W। इसको हम बनाएंगे, एक होल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। तो कितने सारे नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और इक्वल टू 5 भी लिखा था। अगर केवल लेस देन लिखा होता तब हम 5 इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। चलो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सर बताओ एपी क्या होता है, व्हाट इज एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस जो एक पैटर्न पर चलता है। एक सीक्वेंस, किसी भी नंबर का सीक्वेंस जो पैटर्न पर चलता है उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ वो पैटर्न कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे बोलूं ए, ये एपी का जनरल टर्म है, एपी का जनरल प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ आ गई बात। ये एपी का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे रहा हूँ। कैपिटल ए कॉमा डी, A+2D, A+3D, A+4D and so on, A+n-1 into D। ठीक है, बात समझ आ गई। देखो, ये है हमारे, ये जो सीरीज मैंने लिखी है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये है हमारा थर्ड टर्म, ये है हमारा फोर्थ टर्म और ये है हमारा फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेकेंड टर्म के लिए डी पर 1 है, थर्ड टर्म के लिए यहाँ 2D हो गया, फोर्थ टर्म के लिए 3D हो गया, फिफ्थ टर्म के लिए 4D हो गया। इसीलिए nth टर्म के लिए n-1 हो गया। देखो यहाँ पे फिफ्थ टर्म था तो 4 आ गया था, फोर्थ टर्म था 3 आ गया था, 3 टर्म था तो 2 आ गया था। इसका मतलब जितना भी जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे एक माइनस हो जाएगा। तो nth टर्म की बात कर रहे थे तो एक माइनस हो गया, n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है, इधर हम ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं ए को, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। और ये जो डी है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बात समझ आ गई। यही स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को रख करके हमें अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम पूरा एपी बना सकते हैं, पूरा सीरीज बना सकते हैं, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, चलो ओके, तब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। करें क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें पहले 4 टर्म बनाने हैं एपी के, है ना। तो हुज फर्स्ट टर्म इज -3, जिसका फर्स्ट टर्म -3 है। ठीक है, सेकेंड और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो मैंने बताया था A+D, A+2D, है ना। तो हमने ए तो लिख दिया, अब A+D लिखते हैं। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे दिखा है कॉमन डिफरेंस 4 है, तो A+D। ठीक है, फिर A+2D, फिर A+3D। बात समझ आ रही है, ये हमारे 4 टर्म हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -3, 1, 5, 9। ये हो गया हमारा सेट, किसका, एपी का। बात समझ आ गई आपको। तो चाहे 4 टर्म हो, चाहे 5 टर्म हो, चाहे 10 टर्म हो, चाहे 100 टर्म हो, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कब निकाल सकते हैं, जब हमें एपी का जनरल टर्म पता हो। क्या पता हो, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो, A+D, A+2D, A+3D,
एंड कॉमा a प्लस 4d एंड सो ऑन, इस तरह चलते 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, nth तक। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हमने देखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को लिस्टेड फॉर्म में लिख रहे थे और उसे कॉमा से सेपरेट कर रहे थे। बात समझ आ गई? तो अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे? तो अनदर मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो इस मेथड में वी स्पेसिफाई द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट बाय इट्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम इसमें जो है, आप सिंपल नॉर्मल भाषा में अगर समझना हो तो आप ऐसे समझो कि हम इसमें लैंग्वेज बेस्ड लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम उसे टेबुलर फॉर्म में लिख रहे थे, लिस्टेड फॉर्म में लिख रहे थे, कॉमा के साथ लिख रहे थे। इसमें हम उसी रोस्टर फॉर्म को क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला, एक सेट है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। आपको पता है ये सेट किसका है? इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। तो अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? पहले तो आप एक एलिमेंट बताओगे कि कोई एलिमेंट है। कौन एलिमेंट है? एक्स। एक्स एक एलिमेंट है, सच दैट। फिर हम सच दैट का साइन लगाएंगे, इसमें सेमी कॉलन, कोई ऐसे बार भी लगाता है। ठीक है, तो सच दैट अब हम x को स्पेसिफाई करेंगे, x के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये x जो एलिमेंट है, x जो सेट का एलिमेंट है, ये x है क्या? तब हम लिखेंगे x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसे हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। यही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ देखो, आप लिखा हुआ है इस चीज को सेट, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है? एक्स सच दैट, जैसे मैंने बताया था, बार भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट which is read as the set of all element x such that x is a vowel of the English alphabet। बात समझ आ गई? यही होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगर एक एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, कैपिटल N इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6। ठीक है, मैंने ये बोला। तो आप इसे आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, आप अगर इससे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो तो कैसे लिख सकते हो? तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू, एक एलिमेंट x है। ठीक है, एक एलिमेंट x है, सच दैट। अब हम x के बारे में बताएंगे। x क्या है? ये x इज अ नेचुरल नंबर। x इज नेचुरल नंबर। x इज, सॉरी जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। वैसे नीचे नहीं लिखना, हमें एक लाइन में लिखना होता है, अभी जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको बात समझ आ रही है। समझ आ रही है आपको? एक सेकेंड। तो आपको ये बात समझ आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब ये सारे रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना? दिख रहा है आपको? ये सारे रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x such that x is an integer, x is integer। ठीक है, whereas x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने बता दिया x एक इंटीजर है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, जिसमें x की वैल्यू +1 और -1 दोनों ही आती है। ठीक है, तो देखो ऐसा हो गया। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 को। तो देखो, अब मेरा दिमाग जहां तक चलता है, x सच दैट x is a fraction, x is a fraction equivalent to 0.6 बार। ठीक है, ये आप 9th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ रहे होगे, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या हो गया? 0.66666, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसीलिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं।
इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसी की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। हालांकि 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 2/3 इज इक्वल टू 0.666666 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको कैसे लिखें? देखो, इसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। x, y such that x ऐसे नहीं करते, रुको, मैं इसको कुछ इस तरीके से करता हूँ। मैंने लिखा x such that x is equal to a by b, ठीक है। whereas a की वैल्यू मैंने दे दी 1 और 4 एंड b की वैल्यू दे दी मैंने 2 और 4। एक बार a की वैल्यू 1 लेंगे 2 और 4 के साथ तो आपको ये देखने को मिलेगा 1/2 1/4, है ना। a की वैल्यू ली 1 और b की वैल्यू ली 2, फिर a की वैल्यू ली 1, b की वैल्यू ली 4, तो ये आपको 1/2 एंड 1/4 देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम a की वैल्यू एक बार लेंगे 4 और एक बार b की वैल्यू लेंगे 2, तो आपको देखने को मिलेगा 2। a की वैल्यू लेंगे 4 एंड फिर b की वैल्यू लेंगे 4, तो आपको देखने को मिलेगा 1। तो इससे हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बात समझ आ गई? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। a की वैल्यू हम एक के साथ b के दोनों वैल्यू को लेंगे, ठीक है। फिर a की एक वैल्यू के साथ b के दोनों वैल्यू को लेंगे, इससे हमारा ये सेट बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? एक बार मैंने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 2 ली, फिर a की वैल्यू 1 ली, फिर b की वैल्यू 4 ली, फिर a की वैल्यू हमने 4 ली, फिर b की वैल्यू 2 ली, ठीक है। और फिर हमने a की वैल्यू 4 ली और b की वैल्यू 4 ली, तो इसको काटेंगे तभी तो 2 आएगा और इसको काटेंगे 1 आएगा। यही तो दिखा, यही तो लिखा हुआ, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस क्लासेस में कोई भी दिक्कत, ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को देखने के बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। हम विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ मिनट में हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे उसी कमेंट सेक्शन बॉक्स में। नहीं तो जब हमारी कोई अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपके डाउट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। पहला सेट है फाइनाइट सेट। वैसे आप जब हम क्लास 11th में टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो ढेरों सेट्स हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, सिंगलेटन सेट, ठीक है। बहुत सारे सेट हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अभी लेकिन हमारे जो 9th क्लास में ये लिमिटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपकी केवल फाउंडेशन को तैयार किया जा रहा है हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसे सेट्स जिनके अंदर जो एलिमेंट या मेंबर होंगे उन्हें काफी आसानी से काउंट किया जा सके, यानी डेफिनेट हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे e इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 खत्म, इतने ही एलिमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट ई में कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5। सर सेट ई में 5 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या हो गया? फिर इनफाइनाइट सेट ये हो गया कि इनफाइनाइट सेट किसी सेट के एलिमेंट्स को जब हम काउंट नहीं कर पाते या किसी भी सेट के एलिमेंट्स का कोई एंड नहीं है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सेट को आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो आप ये मान लो कि सेट का फर्स्ट टर्म तो पता होगा मगर लास्ट टर्म नहीं पता होगा। तो ऐसे सेट जिनका लास्ट टर्म हमें ना पता हो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। लेकिन हाँ, किसी सेट का अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ई एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर का सेट है ना। ई जो है नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर का तो एंड हमें पता ही नहीं। हाँ, फर्स्ट टर्म हमें पता है लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ आ गई? इसके हम एग्जांपल देखते हैं। देख, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। तो आप बताओ, एक्स एक इंटीजर है जो 5 और 91 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल फाइनाइट है सर।
5 और 91 के बीच में लाई करने वाले इंटीजर कौन से हो गए? 6, 7, 8, 9, 10 एंड ऐसे ऐसे करते करते 90 तक। ठीक है, इसका हमें फर्स्ट एलिमेंट भी पता है, इसका हमें लास्ट एलिमेंट भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड, सेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ यूनिट सर्कल। आपको पता होगा, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री पे कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं? मैं कहता हूँ इन्फिनाइट कर सकते हैं। जब एक लाइन पर कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं? इन्फिनाइट लाइन, इन्फिनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं, तो सर्कल के बाउंड्री पर भी इन्फिनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इन्फिनाइट सेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, x such that x belongs to capital N। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। x, y lies on the line 2x plus y 8। अच्छा देखो, x, y है, मतलब हमारा सेट x, y है, और इधर दे रखा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। क्या मैं y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब x जो है वो नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हम x की वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज को ले सकते हैं। तो हम जैसे ही x की कोई वैल्यू लेंगे हमें y की कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं इस इक्वेशन में, है ना, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x के इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या y की वैल्यू 6 आएगी? उसी तरह x की वैल्यू 2 ले लो तो y की वैल्यू 4 आएगी। उसी तरह x की वैल्यू 3 ले लो तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 4 ले लो, y की वैल्यू 0 आएगी। क्या x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, y की वैल्यू -2 आएगी। तो इस तरीके से करते 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 एटसेट्रा, जब तक हम x की वैल्यू लेते रहेंगे तब तक हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म तो पता चल गया लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का लास्ट टर्म नहीं पता। तो हम x, y का कैसे लास्ट टर्म पता लगा सकते हैं? तो ये सेट भी कौन सा सेट हो गया? इनफिनाइट। क्यों इनफिनाइट हो गया? बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और x की हर एक वैल्यू पे y की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी देखने को। और ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं जब तक x की वैल्यू नहीं रुकेगी, और x की वैल्यू तो रुकनी नहीं क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इधर देखो, x सच दैट x इज द नंबर ऑफ एनिमल ऑन अर्थ। नंबर ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, अर्थ पर मौजूद रहने वाले जानवरों का एक सेट। क्या है? फाइनाइट है बच्चा, फाइनाइट है। काउंट कर सकते हैं, सर्वे होते हैं, काउंट होता है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिजिट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये उसी बुक के क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने पब्लिश करे अपने वेबसाइट पर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, ऐसा इस वजह से क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर कर आएंगे। क्या कर कर आएंगे? गलत कर कर आएंगे। बात समझ आ गई? एक सेकंड रुकना। ओके, अब हम ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है x सच दैट x इज अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2। ठीक है, रूट 2 का डेसिमल, ओ एक सेकंड, हाँ, रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? आप बोलोगे सर 1.414 एंड सो ऑन, ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो एक बात आप मुझे बताओ, तो डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 ये तो होता रहेगा इनफाइनाइट तक, एटीसी ऐसे ही जाता रहता है, रुकता नहीं है इसका। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इमोशनल हो जाएंगे, कहेंगे कि अरे सर ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। टीचर देखेगा बोलेगा गलत। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? x इज अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2। रूट 2 के डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट का सेट है। बात समझ आ गई? हमारे पास कितने डिजिट है सिंगल? 0 से 9, यही तो डिजिट है। इसके अलावा कोई और डिजिट है सिंगल डिजिट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कोई और डिजिट है? नहीं है। यही तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, डिजिट का बात किया है, तो ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट है। डेसिमल एक्सपेंशन में यूज हो रहे डिजिट ये फाइनाइट है, 0 से 9। बात समझ आ गई? हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया होता, क्या दिया होता कि x
इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू, तब आप बोलते कि हाँ सर ये अब आप बोल रहे हो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, लेकिन क्वेश्चन है x इज अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू। ठीक है, तो जो भी रूट टू में जितनी भी डिजिट का यूज होगा वो 0 से 9 के अंदर के डिजिट का यूज होगा, ये तो लिमिटेड है ना, तो जो डिजिट यूज हो रही है वो लिमिटेड है, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म एज वेल। हाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको x दे देते हैं नाम। क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, x एक ऑड नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। किसके किसके बीच में, 3 और 11 के बीच में, जिसमें 3 को हमें एक्सक्लूड नहीं करना, सॉरी 3 को एक्सक्लूड करना है और 11 को इंक्लूड करना है। तो 3 के बाद का कौन सा ऑड होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है एंड फिर 11। ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया इस सेट बिल्डर फॉर्म का। सेकंड का हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, इसको हम y दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं। क्या लिखा है, x इज अ होल नंबर लेस देन और इक्वल टू, थ्री, मतलब ये 3 से छोटा है और 3 के बराबर है। ठीक है, केवल लेस देन लिखा होता तो हम 3 इंक्लूड नहीं करते। तो x होल नंबर है और 3 से छोटा है, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। 3 भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि और इक्वल टू लिखा है। केवल लेस देन 3 लिखा होता तो 0, 1, 2 पे हमारा सेट एंड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो एक बात बताओ आप, 2 और 5 के बीच में किसी भी रियल नंबर का फर्स्ट टर्म आप बता सकते हो या लास्ट टर्म बता सकते हो, क्योंकि 2 और 5 के बीच के में जो रियल नंबर लाई करेंगे ना वो इन्फिनाइट रियल नंबर लाई करते हैं। बात समझ आ गई? सर क्या बात कर रहे हो आप, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पहले बच्चों आप ये बताओ। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, a real number is a collection of all rational and irrational number। ठीक है, तो जब आप किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को निकालोगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, किसी दो नंबर के बीच में आप इरेशनल नंबर निकालोगे, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होंगे। बात समझ आ गई? तो रियल नंबर, किसी दो के बीच में रियल नंबर, ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है ना तो हमें सेकंड टर्म पता है, तो इसका रोस्टर फॉर्म पॉसिबल नहीं है, नहीं बना सकते रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए हमें तो लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पहला और सेकंड, पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट पता होना चाहिए, पता ही नहीं है हमें, तो कैसे हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि टू के कहाँ से लेंगे, जब टू और 5 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर लाई करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड कर ले कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या होगा। बात समझ आ गई? हाँ, कोई कहेगा 2.1, मैं कहूंगा 2.01। ठीक है, कोई कहेगा 2.001, कोई कहेगा 2.0000001। कब तक कितना जीरो जीरो बढ़ाते चले जाओगे, है ना? ये भी तो सोचना है, पहला एलिमेंट हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, fractions whose numerator and denominator are natural number and denominator exceeds the numerator by 1। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x such that, x is equal to n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेचुरल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर होंगे, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक एक्सीड कर रहा है, तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, तो अगर न्यूमरेटर हमारा n है तो डिनोमिनेटर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप n की वो कोई भी वैल्यू लेते चले जाओ, या स्मॉल n लिख लो, स्मॉल n लिख लो, स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, अगर हम n कैपिटल 1 लेते हैं तो नीचे 2 हो जाएगा, फिर 2 लेते हैं तो नीचे 3 हो जाएगा, 3 लेते हैं तो 4 हो जाएगा,
4 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे सेट हमारा चलता रहेगा। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। बात समझ आ गई? चलो, और ये इनफिनाइट सेट भी है। कैसा सेट है? इनफिनाइट सेट है। बात समझ आ गई? चलो, ओके। अब हमें बताना है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिकेट करते हुए। तो आप क्या बता सकते हो? वाई जो है क्या इस सेट में है? जी सर है। तो हम ऐसे बोलेंगे वाई इज बिलोंग्स टू दिस सेट। क्या 4 इस सेट में है? इस सेट में कहीं आपको 4 दिख रहा है? नहीं है। तो हम ऐसे बोलेंगे वाई इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। ये फाई है, इसे हम क्या बोलते हैं? फाई कहते हैं। ठीक है, सेट में फाई का मतलब होता है, देखो, सेट में फाई का मतलब होता है नल सेट। क्या होता है? नल सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट भी कहते हैं अगर केवल फाई लिखा है। केवल फाई लिखा है, सेट फाई लिखा है, तो इसका मतलब वो खाली है। ठीक है, तो जब खाली है तो टू कहां से बिलोंग करेगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ओ, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बच्चा, मैं इसे पीडीएफ में देखता हूँ। ओके, हाँ मिसप्रिंट था, मैंने देख लिया है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक सेकेंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्रेटर एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ऐसे होता जाएगा। तो क्या 5 इसमें लाई करेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना? और इक्वल टू जब लिखा होता है तो हम उस नंबर को इंक्लूड करते हैं। केवल ग्रेटर देन होता तो हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें क्या होगा? 5 है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू 5। बात समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है? राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन द ऑल्टरनेटिव फॉर्म रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म हमें लिखना है, चाहे वो रोस्टर हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया तो हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या लग रहा है, ये 2, 3, 5, 7, 11 ये कौन से नंबर है? सर ये तो ऑड नंबर लग रहे हैं। ऑड नंबर कैसे लग रहे हैं? 2 तो इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा लग रहा है? ये प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर हमें इनका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 30। बात समझ आ गई? चल, अब ये क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमें ऑड नंबर नहीं लग रहे? बिल्कुल सर, ऑड नंबर लग रहा है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, मैं बोलूंगा लेस देन और इक्वल टू 11। लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 11, या हम ये भी लिख सकते थे लेस देन 30। दोनों ही सही होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स और आगे के एक्सरसाइज, आगे की कॉन्सेप्ट को पढ़ के लेकर आएंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसा इस वजह से जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आप अवेयर हो जाओ कि हाँ सर की एक नई वीडियो आ गई है। हम इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू रखेंगे। इस पूरे ऑप्शनल बुक को हम कवर करेंगे, जिसमें बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। ठीक है, और ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री है। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद अस फॉर द अपकमिंग वीडियो। ओके, सो टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना।